क्या प्यार हमेशा पवित्र होता है और भक्ति और जुनून के बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है? चलिए आज धर्मवीर भारती के मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में झांक कर देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को इन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर किया है। देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसकी जो इतनी लोकप्रियता है ना, उसका राज इस बात में छिपा है कि ये प्यार, नैतिकता और समाज के बनाए हुए बंधनों के बीच की बहुत ही पतली सी लकीर पर चलता है और पढ़ने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई असल में गुनाह है क्या। जैसा कि लेखक ने खुद इसकी भूमिका में लिखा है, इस कहानी में एक रचनाकार की अद्भुत पीड़ा और एकांत आस्था है। मतलब ये कहानी सिर्फ किरदारों के बारे में नहीं है, ये उन गहरे इंसानी जज्बातों के बारे में है जो किसी भी कलाकार को कुछ रचने, कुछ लिखने पर मजबूर कर देते हैं। हर कहानी की एक रूह होती है और इस कहानी की रूह बसती है इलाहाबाद शहर में। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी मनमौजी और रोमांटिक शहर से करते हैं। लेखक कहते हैं कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है, और ये बात ना शहर की हवा में महसूस होती है। यहाँ कोई सेट रूल्स नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं, बस हवा में एक शरारत है और सुबह में एक रेशमी सा एहसास। सोचिए, एक ऐसी उलझी हुई प्रेम कहानी के लिए इससे बेहतर स्टेज और क्या हो सकता था भला। और इसी खूबसूरत शहर के एल्फ्रेड पार्क में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो चंदर से। सुबह की पहली किरण में फूलों के बीच टहलता हुआ वो बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसा दिल है जो शायद जानता ही नहीं किस पर क्या बीतने वाला है। तो चंदर से तो मिल लिए, अब मिलते हैं कहानी के दिल से, यानी चंदर और सुधा के रिश्ते से। चंदर अपने मेंटर डॉक्टर शुक्ला के घर पे सुधा का इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ डॉक्टर साहब का एक स्टूडेंट नहीं है, वो उस घर का, उस परिवार का एक अहम हिस्सा है। और सुधा के साथ उसका जो रिश्ता है ना, उसे आप किसी भी नाम में बांध ही नहीं सकते। वो बहुत गहरा है, बहुत स्वाभाविक है। उनके बीच की बातचीत सुनिए, सब समझ आ जाएगा। सुधा का इस तरह हक जताना और चंदर का उसे प्यार से चिढ़ाना, ये दिखाता है कि उनके बीच कोई दीवार नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों एक दूसरे पर पूरा हक समझते हैं, एकदम बराबरी का। और सिर्फ यही नहीं, चाय पर उनकी ये बहस भी उनके रिश्ते की एक और परत खोलती है। सुधा उसकी सेहत को लेकर लगभग एक माँ की तरह फिक्रमंद है और चंदर उसके इस अधिकार को प्यार से चुनौती देता है। ये जो छोटी छोटी नोक झोंक हैं, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक दूसरे पर अपना हक जताने का एक तरीका है। देखिए, उनका ये रिश्ता रातों रात नहीं बना है, इसके पीछे सालों का इतिहास है। चंदर को डॉक्टर शुक्ला में एक पिता का साया मिला और उसने सुधा को बचपन से संभाला। वो उस परिवार की नींव का हिस्सा बन चुका है। उनका प्यार इतना स्वाभाविक है कि किसी ने कभी उस पर सवाल ही नहीं उठाया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन हर कहानी में रोशनी के साथ साथ साए भी तो होते हैं। तो चलिए अब चंदर और सुधा की इस मासूम दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे घर में कदम रखते हैं जहां सिर्फ दर्द और अंधेरा है। कहानी चंदर को एक पुराने वीरान बंगले रोजलॉन तक ले आती है। वो तो बस एक छोटा सा काम लेकर वहां पहुंचा है, एक निबंध टाइप करवाना है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मनहूस बंगला उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बंगले के पीछे गुलाब का एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, लेकिन ये खूबसूरती एक धोखा है। और वहीं उस बाग में चंदर का सामना होता है बर्टी से, एक अजीब बीमार सा दिखने वाला आदमी जो अचानक उस पर गुलाब चुराने का इल्जाम लगाकर हमला कर देता है। चंदर के लिए ये एक हैरान करने वाला, डरा देने वाला पल है। तो आखिर बर्टी इतना गुस्से में क्यों है? इस हमले के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। एक ऐसा प्यार जो धोखे और शक के बाद मौत के साए में पूरी तरह बिखर गया। इस सदमे ने बर्टी को पागल कर दिया है। अब वो असल दुनिया में नहीं, अपनी यादों में जीता है और अपनी पत्नी की आत्मा को उन्हीं गुलाबों में ढूंढता फिरता है। और इसी घर में हमें मिलती है पम्मी, बर्टी की बहन। सोचिए उसकी हालत। एक ही छत के नीचे वो दो जिंदगियां जी रही है। एक तरफ वो अपने भाई की देखभाल करती है और दूसरी तरफ उसी के पागलपन का शिकार भी बनती है। वो उस घर की एक खामोश कैदी है और ये जो दर्द है, ये जो घुटन है, वो उसकी बातों में साफ झलकती है। पम्मी का ये सवाल सिर्फ उसकी अपनी तकलीफ नहीं है, ये इस उपन्यास का एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब प्यार इतनी तबाही ला सकता है जैसा उसने अपने भाई की जिंदगी में देखा,
तो क्या शादी वाकई एक रिश्ता है या बस अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा? तो अब सोचिए, चंदर कहाँ आकर फंस गया है। एक तरफ है सुधा की मासूम पाक साफ दुनिया और दूसरी तरफ बर्टी का ये अंधेरा। चलिए देखते हैं कि प्यार की ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, कितनी जुदा हैं। और यहीं पर उपन्यास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ है चंदर और सुधा का प्यार, जिसमें मासूमियत है, नोक-झोंक है, रोशनी है, और दूसरी तरफ है बर्टी का जुनून, जो धोखे, दर्द और अंधेरे में डूबा हुआ है। एक ही जज्बे के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टे रूप। तो यही इस कहानी का, इस उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही जज्बा यानी प्यार कैसे किसी की जिंदगी बना भी सकता है और किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। यादें कैसे सुकून भी दे सकती हैं और एक नासूर भी बन सकती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, बर्टी के गुलाब आखिर चुराता कौन है? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। पम्मी बताती है कि वो खुद उन फूलों को तोड़कर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो फूल प्यार की निशानी नहीं है, वो उस दर्द की, उस धोखे की याद है जिसने उसके भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या बर्टी का प्यार भक्ति है या सिर्फ एक पागलपन? क्या पम्मी जो कर रही है वो नफरत है या अपने भाई को और दर्द से बचाने की एक कोशिश? और इन सब के बीच चंदर और सुधा का वो मासूम रिश्ता, क्या वो हमेशा इतना ही पाक रह पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस कहानी में गुनाहों का देवता है कौन?